को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट के खुलासे पर घिरी ममता सरकार। टारगेट कर हिंदुओं पर हमले की हुई पुष्टि। भाजपा ने पुलिस और ममता सरकार की निष्क्रियता पर उठाए गंभीर सवाल। वैश्विक मंच पर खुलेगी पाकिस्तान की पोल। संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन विदेश दौरे पर रवाना। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया में भारत देगा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ी नक्सली मुठभेड़। मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कैडर सहित सुरक्षा बलों ने ढेर किए 27 नक्सली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन रहेगा जारी। अमृत भारत योजना के तहत देश में रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। राजस्थान के बीकानेर से 18 राज्यों के 103 अमृत भारत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। लोगों ने कहा, पहल निभाएगी विकास को गति देने में अहम भूमिका। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच प्लेऑफ की जंग आज। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए दिल्ली को लगानी होगी पूरी ताकत। दुनिया में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का एक ग्रुप अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 3 का नेतृत्व जेडीयू नेता संजय झा कर रहे हैं। ये ग्रुप जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दौरे पर रहेगा। इस ग्रुप के सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल प्रधान बरुआ और हेमंत जोशी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास शामिल हैं। राजदूत मोहन कुमार विशेषज्ञ के रूप में समूह के साथ रहेंगे। इस यात्रा के जरिए दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का सख्त संदेश दिया जाएगा। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को दुनिया में पहुंचाने के लिए आज से सांसदों के प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहे हैं। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति के बारे में नहीं है और हम एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। I am very, very grateful to the Honorable Prime Minister, to the MEA Jaishankar ji and to Kiran Rijiju. He has shown faith in all of us, and this is not about politics. We are going as proud Indians who want to fight against terrorism, and we condemn any terrorist activities anywhere in the world. India has always led for peace and harmony and happiness. So that's the message all of us are taking. शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बन चुका है और हम सब विदेश जाकर अपने देश की बात रखेंगे। पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट, जिस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, समर्थन देते हैं, फाइनेंशियली एड करते हैं, उनको आर्म्स देते हैं, वेपन्स ट्रेनिंग करते हैं और उनको संरक्षण भी देते हैं, उनका एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्लोबल हब ऑफ टेरर बन चुका है। तो एकमात्र उद्देश्य है कि जब हमारे ऊपर पहलगाम का हमला हुआ तो हमने कार्रवाई में उनके जो भी आतंकी कैंप्स हैं उनको ख़त्म करने का काम किया। उनकी पाकिस्तान आर्मी आकर बचाव करने लगी आतंकवादियों का। तो ये हमारा मिशन है। हम सब एज इंडियंस विदेशों में जाकर देश की बात जो रखनी है वो हम रखेंगे।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में भारतीय सेना के जवानों और बीएसएफ कर्मियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने फौज की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि पूरे देश को आपके शौर्य और पराक्रम पर गर्व है। आज पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि 9 ऐसे टेरर कैंप्स को भारतीय सेनाओं ने तबाह किया। सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान को बता भी दिया गया था, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंप पर हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना। और फिर आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं किस तरह से 1:30 बजे रात से उन्होंने पुंछ इलाके में फायरिंग शुरू की। जिस तरह से आपने साहस के साथ उसका जवाब दिया। महज 3 दिनों में ही दुश्मन घुटने पर पूरी तरह से आ गया था, पूरी दुनिया में गुहार लगाने लगा कि अब मुझे बचाओ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के स्वदेशी और आधुनिक हथियारों की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। नियंत्रण रेखा के साथ सटे इलाकों में दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए भूमिगत कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर न केवल समुचित नियंत्रण रेखा पर सर्विलांस रखा जाता है, बल्कि फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं। नियंत्रण रेखा पर बने ऐसे ही एक कमांड सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचना का विस्तार और निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, चाहे शांति की स्थिति हो, चाहे संघर्ष विराम उल्लंघन की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो या फिर संघर्ष विराम की स्थिति। लगातार हमारे नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचनाओं का विस्तार की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हम आपको लेके चलते हैं कैसे कंट्रोल सेंटर में, जो कि पूरी तरीके से भूमिगत है। ये कंट्रोल सेंटर भूमिगत बनाया गया है, पूरी तरीके से अभेद्य है, बहुत ही सुरक्षित है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर सभी ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक बड़े हिस्से पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हैं। यहाँ पर सभी रैंक के कमांडर आकर बैठते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम एनालिसिस और रियल टाइम यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी तरीके से अभेद्य दीवार है और हम जमीन के नीचे है। ये जमीन के अंदर बना पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कमांड सेंटर है, जहां पर हर रैंक के अधिकारी आकर बैठ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विलांस के अलग अलग माध्यमों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही। नियंत्रण रेखा के इस क्षेत्र पे संचार के सभी साधन यहाँ पर मुहैया है। सभी रैंक के कमांडर यहाँ पर आकर बैठ के रियल टाइम सर्विलांस के साथ साथ रियल टाइम स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और समूचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय अपने ट्रूप्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। यहाँ पर खुद भारतीय सेना के सपूत और साथ ही साथ रणबांकुरे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या है पूरा सिस्टम और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है और अंडरग्राउंड है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट है। जैसा कि इसका नाम बताता है, कमांड पोस्ट होने के नाते यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे कमांडर्स हैं, यहाँ बैठकर उन्हें तरह तरह के सोर्सेज से तरह तरह की खबरें आती हैं जिन्हें वो अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, उन पे सूझबूझ करते हैं और फाइनली इसकी मदद से एक सही समय पर सही डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हार्डेंड है। इसके ऊपर एक ओवरहेड प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि ये किसी भी प्रकार के एनिमी फायर को नासाजा कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर मॉनिटर्स पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका लाइव फीड पूरे समय हमारे पास, हमारे कमांडर्स के पास आता रहता है। साथ ही साथ जो एरियल सर्वेलेंस के तरीके हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए, यूएवीज हो गए, उनका भी फीड यहाँ पर लाकर कमांडर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। संचार के हिसाब से भी यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि कमांडर्स अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर और नीचे को उसे पास कर सके। जैसा कि समझ आ रहा है ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म है जो कि हमारे कमांडर्स को एनेबल करता है सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को बनाया गया है जो कि भूमिगत है और साथ ही साथ ये हमेशा चाहे शांति की स्थिति हो या संघर्ष की स्थिति हो, पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखती है और आवश्यक दिशा निर्देश से सीमा पार से होने वाली किसी भी हरकत का माकूल मुंहतोड़ जवाब भी देती है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, नियंत्रण रेखा के एक क्षेत्र से, नौगाम सेक्टर। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। भाजपा के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता सामने आ गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कलकत्ता हाईकोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर कहा है कि मुर्शिदाबाद में हुए दंगे में टीएमसी नेता महबूब आलम का हाथ था। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा शहजाद पूनावाला ने। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने धजिया उड़ा दी है, पूरा पर्दाफाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार का। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे। चुन चुनकर टारगेटिंग हिंदुओं की गई और महबूब आलम टीएमसी के एक नेता उसको लीड कर रहे थे। पुलिस इनएक्टिव थी, कितने घर जलाए गए पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आउटसाइडर थियरी दी जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और एक बात स्पष्ट है कि उनके कितने नेता दंगाइयों को बचा रहे थे, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण मुझे चाहिए बताते हुए कहा कि दंगाइयों का साथ टीएमसी को पसंद है। ममता बनर्जी स्वयं मुस्लिम क्लेरिक से तो मिलने पहले दिन चली गई और दास परिवार से मिलने 25 दिन लग गए और वहां पर भी किस प्रकार से दंगाई बचाओ आंदोलन चला। तो टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए और मां माटी मानुष नहीं, मुस्लिम 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 अपीजमेंट में अब दंगाइयों का साथ भी टीएमसी को पसंद है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हुआ है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर अबूझमाड़ के इलाके में सुबह मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों के साहस को नमन करता हूं। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है तो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इस बुलेटिन में। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा।
एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटी अमृतसर के सरहदी गांव करीमपुरा के पास से एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया है। ये पाकिस्तानी नागरिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ ने उसे धर दबोचा। जांच में पाकिस्तानी नागरिक के पास से 330 पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। बीएसएफ और संबंधित एजेंसियों ने शुरुआती पूछताछ के बाद पाकिस्तानी घुसपैठिए को आगे की पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। भारत ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। देश में आयुष्मान भारत योजना ने समग्र स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि महामारी समझौते में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चिकित्सा उपायों तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित हो। India has made significant strides in healthcare through transformative initiatives like Ayushman Bharat, which has expanded access to comprehensive healthcare, improved infrastructure, provided financial protection for advanced treatments, and accelerated digital health adoption, paving the way for universal health coverage. India received the trachoma-free certification from WHO and is committed to eliminating diseases such as TB, leprosy, lymphatic filariasis, measles, rubella, and Kala-Azar. The pandemic agreement must ensure equitable access to medical countermeasures, timely and transparent data and pathogen sharing, and promote technology transfer and capacity building, particularly for the global south. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले में करंट लगने से हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक स्तब्ध परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के तत्काल उपचार के निर्देश दिए हैं। गाजीपुर के नरवर गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा काशीदास पूजा के दौरान बांस लगाते समय हुआ। हादसे में 7 लोग झुलस गए थे, जिनमें से 4 की मौत इलाज के दौरान हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र के धुले जिले के धुले रेलवे स्टेशन का भी पूरी तरह कायाकल्प कर दिया गया है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्राप्त 9 करोड़ 49 लाख रुपए दिए गए। धुले स्टेशन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। इसमें कार्यालय कक्ष का नवीनीकरण, सार्वजनिक शौचालयों का प्रावधान, पेयजल की सुविधा, स्टेशन प्रबंधक कार्यालय सहित सभी आम नागरिकों, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा शामिल है। इसके अतिरिक्त एक नया प्लेटफॉर्म शेड भी बनाया गया है। मंच का विस्तार किया गया है। एक सुंदर बगीचा बनाया गया है। इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया में बिजली के झूमर और सजावटी लाइटें भी लगाई गई हैं। एक भव्य प्रवेश और निकास द्वार बनाया गया है। इन सभी सुविधाओं के लिए धुलेवासी केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। 1 घंटे का सफ़र होता है। हमेशा हम यहाँ से आना जाना करते हैं। कुछ दिन पहले इस स्टेशन पे कुछ सुविधा वगैरह नहीं थी, तो आज बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना थी कि सभी बड़े बड़े स्टेशनों को पूर्ण नूतनीकरण करने का संकल्प जो था, और ये दुनिया में देखने मिला है हमको। बहुत ही बढ़िया किया है। और यहाँ पे टिकट बारी पहले अंदर था, अभी टिकट बाड़ी रेलवे के बोगी के अंदर, तो उससे लोगों को एक आकर्षण हो रहा है। स्टेशन के अंदर जब एंट्री लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो झूमर देखने के बाद में ऐसा लगता है कि सही में हम लोग राजवाड़ा में आ गए। इसे राजवाड़ा जैसे लगता है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। केंद्र सरकार के अमृत भारत योजना के तहत बरेली इज्जतनगर मंडल के 17 स्टेशनों का कायाकल्प होना है। इनमें से 4 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा चुका है, जिसमें बरेली सिटी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। योजना के तहत स्टेशन 10 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसमें बेहतर प्रतीक्षा कक्ष, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर, लिफ्ट,
ATVM शामिल है। स्टेशन के बाहरी हिस्से को भी सुसज्जित किया गया है। इसमें दिव्यांगजनों के लिए रैंप और अलग लेन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इस स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। बरेली सिटी स्टेशन हमारा एक जयनगर का महत्वपूर्ण स्टेशन है और अभी आपने स्टेशन को विजिट भी किया है। यहाँ बरेली सिटी पे हमने डिफरेंट सुविधाएं दी हैं, जैसे साइक्लोटिंग एरिया पहले से चौड़ा हुआ है, पार्किंग की नई फैसिलिटी डेवलप हुई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए अलग पार्किंग बनाई गई है। वहाँ पे सारे जितने रूम्स हैं हमारे, रिजर्व लाउंज हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, पे एंड ड्यूज हैं, सारे को रेनोवेशन करके दोबारा बनाया गया है। प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण हुआ है, लिफ्ट एस्केलेटर की सुविधाएँ यहाँ दी जा रही है, जन औषधि केंद्र भी हमने वहाँ डेवलप किया है। तो ये सारी सुविधाएं जो पहले नहीं थी, ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए जो सुविधाओं के मानक होते हैं वो हमने पूरे डेवलप किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छा स्टेशन बन के तैयार हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण जो है 22 तारीख को किया जा रहा है। और अब बात सेना के शौर्य को सलाम करती तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान स्थानीय नागरिक अब्दुल रजीक ने कहा कि हम सभी देश के लिए समर्पित हैं। हमारा हिंदू मुसलमान एक भारत देश है और इस देश को किसी तरह की कोई आँच नहीं आनी चाहिए और ये इसी मकसद से हम इसमें यात्रा में शामिल है। हम देश के लिए समर्पित हैं और हमेशा समर्पित रहेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की अध्यक्षता में कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रक्रिया से इन तीर्थयात्रियों का चयन हुआ। इस यात्रा के लिए 5000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इस साल तीर्थयात्रियों के 15 जत्थे बेचे जाएंगे, जिसमें 10 बैच नाथुला पास मार्ग से और 5 बैच लिपुलेख मार्ग से जाएंगे। नाथुला से 500 और लिपुलेख से 250 तीर्थयात्री यात्रा करेंगे। इसके अलावा नाथुला के लिए 1000 और लिपुलेख के लिए 750 लोग वेटिंग लिस्ट में भी हैं। हर बैच के साथ 2 अधिकारी मौजूद रहेंगे जो तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन बनाया गया है, जहां तीर्थयात्री यात्रा शुरू करने से पहले ठहर सकते हैं। इस वर्ष ये यात्रा 30 जून से शुरू होगी और आखिरी बैच 25 अगस्त को वापस लौटेगा। लोगों ने पति का चयन भी किया है आपको मतलब के लिए। इट इज अ ड्यूटी कि हमारे जो तीर्थयात्री हैं उनकी सुरक्षा रहे, उनकी यात्रा आसान है, अच्छी रहे, हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एंड वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ट्राइंग टू अश्योर दैट। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती तो हम लोग की डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी है एंड थ्रू द डेडिकेटेड हेल्पलाइन एंड ईमेल वी विल ऑलवेज बी इन टच विद यू। हम लोगों का डिपार्टमेंट हमेशा आप लोगों के संपर्क में रहेगा। भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने लघु कथा संकलन हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई ये पहली किताब है जिसे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। हार्ट लैम्प की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। उन्हें लेखक भानु मुश्ताक के साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1990 से 2023 के बीच मुश्ताक की लिखी 12 लघु कथाओं वाली किताब हार्ट लैम्प में दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के रोजमर्रा के जीवन को बयां किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, नासिक और पुणे सहित महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ ही असम में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की आशंका है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है।
वहीं गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, बलसाड़, डांग में भी मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुरी में भी तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और तूफानी हवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई इलाकों के लिए भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहां लोगों को भारी से लेकर बहुत भारी बारिश के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। अगले 2 दिनों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। वहीं केरल में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।